शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक गोवा में चल रही है। आज एससीओ के सभी सदस्य देश रूस, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री एक मंच पर दिखे। भारत ने सभी विदेश मंत्रियों की अगवानी की। इस बीच पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी हाथ जोड़ते हुए जयशंकर से नमस्ते करते हुए नजर आए, लेकिन संबंधों में तल्खी यहां भी साफ देखने को मिली। दोनों नेताओं ने दूर दूर खड़े होकर फोटो भी खिंचवाई। हालांकि सिर्फ बिलावल भुट्टो के साथ दूर से नमस्ते या दूर से फोटो खिंचवाने का सिलसिला नहीं था। तमाम जो द्विपक्षीय नेता वहां पर आए हुए थे, सभी ने लगभग इसी तरह के प्रोटोकॉल का पालन किया गया भारत की ओर से। दोनों लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ कोई खास एक्स्ट्रा आई कांटेक्ट या फिर कोई एक्स्ट्रा गर्मजोशी नहीं दिखाई दी। इनफैक्ट कुछ फॉर्मल डिस्कशंस जो होने चाहिए तो वो तो उस पर तो पहले ही मना कर दिया गया था, लेकिन मिलते वक्त भी जो बातचीत दूसरे देशों के नेताओं के साथ दिखी वो पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो के साथ नहीं दिखी। फोटो सेशन पूरा होने के बाद जयशंकर बिलावल से कुछ बात जरूर कहते हुए नजर आए, लेकिन वो औपचारिकता भर ही ज्यादा नजर आ रहा था। फिर उन्हें हाथ दिखाकर उन्हें आगे बढ़ने को कहा गया। इसके बाद बिलावल सीने पर हाथ रखकर एस जयशंकर को धन्यवाद दिखते नजर आए और वो भी आगे बढ़ गए। जयशंकर और बिलावल के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान जरूर आई, लेकिन तस्वीरें साफ बता रही थी कि भले ही 12 सालों बाद पाकिस्तान का कोई बड़ा नेता भारत आया हो, लेकिन दिल नहीं मिले हैं। इस बैठक से शुरू होने से पहले ही भारत ने यह भी साफ कर दिया था कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ भारत कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं करेगा। एससीओ की बैठक में एस जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा नहीं हुआ है, आतंकवाद को सही नहीं ठहराया जा सकता और इसे हर हाल में रोकना जरूरी होगा। आतंकियों की फंडिंग करने वालों पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद समेत सभी तरह के आतंकवाद को रोकने की आवश्यकता है। जब जयशंकर आतंकवाद के मुद्दे पर बोल रहे थे तब बिलावल चुपचाप उन्हें सुन रहे थे। आपको बताएं कि आतंकवाद के चलते ही पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते ठीक नहीं हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को जब बैठक में बोलने का मौका मिला तो उन्होंने इशारों में कश्मीर का मुद्दा फिर उछाल दिया। हालांकि बिलावल ने कश्मीर का नाम नहीं लिया, लेकिन जैसे पाकिस्तान के नेता करते रहते हैं, कहते रहते हैं, उसी को एक तरह से बिलावल ने भी एससीओ के संदर्भ में दोहराया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि स्टेट्स की तरफ से एक तरफा और गैर कानूनी कदम उठाना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन है। ये टेम्पलेटेड जो स्पीच है पाकिस्तान भारत के संदर्भ में हर जगह यही रिपीट करता है। एससीओ में भी बिलावल के पास कुछ नया नहीं था कहने को, यही टेम्पलेटेड बातें वो दोबारा दोहराते नजर आए। दरअसल कश्मीर पर बुरी नजर रखने वाले पाकिस्तान आर्टिकल 370 के हटने के बाद से बौखलाहट में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री छिंग कांग के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर जरूर चर्चा की। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी विवाद को लेकर भी दोनों के बीच में बातचीत हुई। जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से कहा कि पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध को जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए। दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता जरूरी है। इस बीच एस जयशंकर ने ट्वीट भी किया और उन्होंने लिखा कि चीन के विदेश मंत्री के साथ आपसी संबंधों पर विस्तार से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस बाकी मुद्दों को हल करने और सीमाई क्षेत्रों में शांति को सुनिश्चित करने पर है। ये बैठक एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई है। जयशंकर ने रूस के अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ भी द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष और साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करें उससे पहले जरा एससीओ का इतिहास आप समझ लीजिए। 1996 में शंघाई इनिशिएटिव के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य था मध्य एशिया के नए आज़ाद हुए देश के साथ लगती रूस और चीन की सीमाओं पर कैसे तनाव को रोका जाए, और यह मकसद सिर्फ 3 साल में ही हासिल कर लिया गया। साल 2001 में संगठन का उद्देश्य बदल दिया गया। इसका अहम मकसद ऊर्जा पूर्ति के लिए तमाम मुद्दों पर ध्यान देना और आतंकवाद से लड़ना बन गया। ये दोनों मुद्दे आज तक बने हुए हैं। हालांकि शिखर वार्ता में इन मुद्दों पर लगातार बातचीत होती रहती है। भारत साल 2017 में एससीओ का सदस्य बना था और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी सदस्य का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही इसके सदस्यों की संख्या 8 हो गई। वर्तमान में एससीओ के 8 सदस्य चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान हैं। इसके अलावा 4 ऑब्जर्वर देश भी हैं। उसमें अफगानिस्तान है, बेलारूस है, ईरान है और मंगोलिया है। 6 डायलॉग सहयोगी भी हैं। आर्मेनिया है, अजरबैजान है, कंबोडिया है, नेपाल है, श्रीलंका और टर्की हैं। एससीओ का मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है।
इस बीच एससीओ समिट के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम भारत के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं। ताजा हालात में भारत रिश्ते बेहतर करने की पहल करे और हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में अमन। जहाँ तक भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, ये कहना तो बिल्कुल ही सही है कि असूली तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आज से नहीं, हमेशा से ये रहा है कि भारत के साथ हम अपना रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। ये हमारा तकरीबन हर मैनिफेस्टो का हिस्सा होता था और इसी कॉन्टेक्स्ट में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी कोशिशें की, सदर ज़रदारी ने अपने दौर में अपने कोशिशें की। मगर जो नया सूरत हाल है, नाउ द ओनस इज़ ऑन इंडिया कि वो ऐसा कोई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिसमें बातचीत हो सके। और इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आज के मेहमानों का आपसे हम परिचय करा दें। हमारे साथ है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, जो कि विदेश मामलों के जाने माने जानकार भी हैं और फिलहाल विजिटिंग प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर, और प्रोफेसर एंड चेयरपर्सन भी हैं सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसआर्मामेंट, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं एम्बेसडर मंजीव पुरी सर, एक लंबा अनुभव राजनयिक मामलों का और विदेश मामलों की नब्ज समझते हैं, उस पर विश्लेषण भी देते हैं। एम्बेसडर मंजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। गोवा की जो SCO समिट है, इसको लेकर बहुत सारे कमेंट्स भी आए, बहुत सारे कॉलम्स भी लिखे गए, आपने भी इस पर टिप्पणी की होगी, लेकिन क्या कुछ नयापन और ख़ास तौर से पाकिस्तान और चीन के साथ जो ज़मीन सख्त दिखाई दे रही है, कहीं से उसमें कोई नरमी नहीं है, उस लिहाज से, और थोड़ा सा चीन को हम बाद में चर्चा करें थोड़ा सा, क्योंकि आज बिलावल भुट्टो के साथ जो उनका आगमन था वो ज़्यादा चर्चा में है, इसलिए पाकिस्तान के साथ संबंधों के लिहाज से आप कुछ नयापन देख रहे हैं या बिटवीन द लाइंस कुछ नई बात आपको समझ में आ रही है सर? मुझे लगता है भारत इस वक्त G20 और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दो संगठनों की अध्यक्षता कर रहा है। और क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि जितनी भी बैठकें G20 को लेकर हुई, उसमें कुछ न कुछ यूक्रेन युद्ध को लेकर दिक्कतें हुई, तो इस वक्त मुझे लगता है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी सी आपसी तालमेल और सहमति बनाने में सक्षम रहा है भारत, और इसका असर मुझे लगता है कि आने वाली G20 शिखर सम्मेलन में भी हो सकता है। जहां तक चीन और पाकिस्तान की बात है, आप देखें कि चीन के विदेश मंत्री जो आए हुए हैं इस वक्त भारत, वो इससे पहले 27 अप्रैल को भी G20 के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में आए थे। तो ये लगातार 2 बार बातचीत हुई है भारत के विदेश मंत्री के साथ, और संदेश कुछ हद तक वही है कि स्थिरता, शांति, संतुलन बना रहना चाहिए सीमा पर उसमें कुछ बहुत ज्यादा उत्साह नजर नहीं आता है। और 18 बैठकें हो चुकी हैं कोर कमांडर्स की, तो एक हद के बाद उसमें भी ठहराव आ गया है। तो मुझे लगता है कि उसमें इस तरह की जो, चाहे वो रक्षा मंत्रियों की बातचीत हो जो 27 अप्रैल को हुई थी, या फिर विदेश मंत्रियों की बातचीत हो, उसमें नया उत्साह इस वक्त मुझे लगता नजर नहीं आता है। स्थिरता की बात होती है। ज्यादा ध्यान मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान पर गया, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी इसमें शामिल हुए इस विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में, और वो खास इसलिए हो जाता है कि इससे पहले तक पाकिस्तान का रवैया जो है वो भारत की अध्यक्षता जो शंघाई संगठन को लेकर है, वो बहुत ही एक तरह से इंटरेस्टिंग नहीं था, उनका दिलचस्पी नहीं उसमें नजर आ रही थी। हाल ही में जब SCO के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हुई, तो पहले पाकिस्तान के विदेश रक्षा मंत्री ने कहा कि वो ऑनलाइन उसमें शिरकत करेंगे, और बाद में वो बिल्कुल नहीं आए। तो इस हालत में वहां के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का आना अपने आप में मुझे लगता है एक अच्छा संकेत है, और ये शायद ये भी एक तरह से संकेत है कि शायद वहां के प्रधानमंत्री जुलाई में जब शिखर सम्मेलन होगा शंघाई संगठन का, तो शायद उसमें वो शामिल होंगे। तो ये अपने आप में एक अच्छा संकेत है। हाँ, वो युवा नेता हैं, सोशल मीडिया का यूज करते हैं, और यहाँ तक उनकी आज तक की भारत को लेकर बहुत आक्रामक टिप्पणियां रही हैं,
उसके मुकाबले में यहाँ आने के बाद और आने से पहले थोड़ा सा उनके रवैये में जो बदलाव है वो भी अपने आप में एक अच्छा संकेत है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि भारत का रवैया पाकिस्तान के प्रति बदल जाएगा या बदल गया है। वो लगातार वैसे ही बना हुआ है जैसे पहले से है। आपने सुना जैसे उनको बिलावल भुट्टो जरदारी को कहते हो कि भारत की जिम्मेदारी है कि बातचीत पाकिस्तान से शुरू होनी चाहिए। भारत को ये कहने की जरूरत नहीं है। शुरू से ये हमारी नीति रही है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों बराबर नहीं चल सकते। तो एक तरह से वहां भी ठहराव है और कुछ हद तक इस ठहराव में भी कुछ इनिशिएटिव दिए गए हैं। इसकी भी एक तरह से मान सकते हैं कि अच्छा संकेत है इससे। तो बिलावल भुट्टो का यहाँ आना मुझे लगता है कि सांकेतिक तौर पर ज्यादा नजर आता है। उसमें कोई खास ठोस बदलाव आने की मुझे उम्मीद नहीं है। केवल एक के इनके आने से ये उम्मीद कर सकते हैं कि शिखर सम्मेलन में वहां के प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। यानी कि भारत की मेजबानी में जो एससीओ का सम्मेलन है, कम से कम उस नजरिए से देखें तो एक सक्सेसफुल इवेंट इसे जरूर कहा जाएगा भारत के नजरिए से। लेकिन भारत पाकिस्तान के नजरिए से इसे अलग से देख पाना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, ये थोड़ा सा नटशल में मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन एम्बेसडर पुरी, बिलावल भुट्टो का भारत आना क्या उनके मन में चल रहा होगा? क्योंकि कहा यह भी जा रहा था, मीडिया रिपोर्ट्स ऑलरेडी थी कि बिलावल भुट्टो आएंगे तो स्वाभाविक रूप से वो सीधे आके शांति की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे मोमेंट पे जब पाकिस्तान में उनकी सरकार खासी अनपॉपुलर हो चुकी है, ऐसे में पीस की बात करके शायद उन्हें बैकलैश मिलता। आज भी वहां की मीडिया में देखिए एस जयशंकर ने एक तरह से लिटरली उन्हें बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी और इसके चर्चे हो रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया में कि भद पिटाने के लिए भुट्टो क्यों आए इंडिया। तो ऐसे में क्या रीजन रहा होगा? जैसा कि सर ने भी अभी कहा और ये भी खबरें थी कि वो शायद G20 की तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत कर सकते थे, लेकिन फिजिकली आना उनके मन में क्या चल रहा होगा? सर दीपक जी नमस्ते, थैंक यू कि आपने मुझे निमंत्रण दिया। वेलकम सर। देखिए, अब मैं आपके सवाल पे आता हूं और मुद्दों को छोड़ देते हैं। आप सुनिएगा, बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, मेरी क्या लेगेसी है। उन्होंने कहा मेरी लेगेसी है भारत के साथ पीस को आगे बढ़ाना, मेरी लेगेसी है और यही चीज मैं आगे करना चाहता हूं। अब सही है कि पाकिस्तान में भी दो पक्षीय सिचुएशन है, उससे भी ज्यादा सिचुएशन, एक आर्मी भी है बीच में जो शायद इस चीज को नहीं पसंद करती, जो और वहां पर मीडिया में लोग ये भी कहेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो ने तो अपनी तरफदारी, जो पक्ष जो पॉलिटिक्स उनको पसंद है वो उसको आगे दिखाया। अगर वो ना आते, अब आप समझिएगा 2012 के बाद पहली बार फॉरेन मिनिस्टर, तो इसका ही अपना ही एक किस्म का तवज्जो होता है। हम जो भी कहें यहाँ पर, वो उन्होंने कोई एक्सपेक्ट तो नहीं किया होगा कि हमें यहाँ पर रेड कारपेट वेलकम मिलेगा। उनको भी पता था कि हम टेररिज्म की बात करेंगे। उन्होंने भी अपनी तरह से कश्मीर का मुद्दा एक तरीके से छेड़ दिया, अपनी तरफ से अपनी औपचारिकता कंप्लीट की। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि अभी एससीओ की समिट होनी है जुलाई में, और ये इम्पोर्टेंट है। और मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की जो स्थिति है और जो सिचुएशन है, वो भी चाहेंगे कि ऐसे बड़े मल्टीलैटरल फोरम में जहां वो मेंबर हैं वो भी आए और उनका भी निमंत्रण हो। और ये जो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग है, इट्स प्रिपरेटरी मीटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर। तो लेट मी पुट इट लाइक दिस, हमने जो कहना था बिल्कुल ठीक कहा, और जो कहना था जिस तरह वो भी कहा। उन्होंने जो करना था, मैं मानता हूं कि बिलावल भुट्टो की अपनी तरफ से उनकी जो पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट थी बैक होम वो कंप्लीट हो गई, बाकी पाकिस्तानियों की होना। ये तो तौर तरीका है। एट द एंड ऑफ द डे ऑल फॉरेन पॉलिसी इज अल्टीमेटली डोमेस्टिक। एब्सोल्युटली सर, ये आपने बहुत अच्छा विश्लेषण दिया कि बिलावल भुट्टो जो सोच समझ के आए थे उन्होंने वही किया जो उनसे एक्सपेक्टेड था। स्वाभाविक रूप से वो भी कोई रेड कार्पेट वेलकम हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी शिरकत उनकी पार्टी की जो पोजीशनिंग है पाकिस्तान में, उसी को अब एक तरह से रिफ्लेक्ट करती है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, अब थोड़ा सा अगर इसको ओवरऑल जरा बिगर पर्सपेक्टिव में देखें, कहा यह जाता है कि अभी इकोनॉमिक कोऑपरेशन, नेशनल करेंसी पेमेंट्स, ये चीजें ज्यादातर एजेंडा में थी, क्योंकि जो प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है शायद उसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं बजाय भारत और पाकिस्तान के बायलैटरल इशू के एज अ बिग पूरे हम एससीओ के अगर हम बात करें संगठन के। लेकिन क्या आपको लगता है कि एजेंडा
जो 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 भारत की तरफ से आज जयशंकर साहब ने कहा है, आतंकवाद को ज्यादा प्रमुखता दी गई है या मीडिया में सुर्खियां ही ज्यादा आतंकवाद बनती हैं और जो बायलैटरल टॉक्स हुई होंगी उसमें इकोनॉमिक टाइज, प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिनारियो, इन पर ज्यादा चर्चा हुई होगी? अभी जैसे एम्बेसडर पुरी साहब ने कहा कि ये एक प्रिपरेटरी मीटिंग है जो तैयारी करती है कि शिखर सम्मेलन में क्या निर्णय लिए जाएंगे। तो उस नजरिए से आप यदि पिछले इस तरह के शिखर सम्मेलन जो शंघाई संगठन सहयोग के हुए हैं उसमें देखें तो आतंकवाद का मुद्दा हमेशा वहां रहता है। कभी कभी 2 या 3 पैराग्राफ इस पे दिए जाते हैं, कभी कम दिए जाते हैं, पर यह मुद्दा हमेशा शंघाई सहयोग संगठन में हमेशा अहम रहता है। पर इस वक्त इस जो अभी का विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है उसमें कम से कम कुछ चीजें साफ नजर आती हैं जो तय की गई हैं कि शिखर सम्मेलन में क्या होने वाला है। एक तो ये कहा गया कि 15 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सहमति बनी है कि जिनको लेकर बातचीत और सहमति बनाई जाएगी कि किस तरह की वो जो फाइनल, जिसको न्यू दिल्ली या दिल्ली डिक्लेरेशन कहा जाएगा, जो फाइनल स्टेटमेंट होगी शिखर सम्मेलन में, कि उसमें किस तरह के वो मुद्दे 15 मुद्दे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, उस पर बातचीत करके उनको फाइनल एक तरह से रूपरेखा उनकी बनाई जाएगी। उसके अलावा भारत ने यह भी कहा कि 4 थीमेटिक इश्यूज पर, चाहे वो डीरेडिकलाइजेशन की रणनीति को लेकर हो या मिलेट्स की प्रमोशन को हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हो, क्लाइमेट चेंज को हो, वो 4 खास थीमेटिक स्टेटमेंट्स भी भारत तैयार कर रहा है। जो ओवरऑल थीम है इस शिखर सम्मेलन का, सिक्योर एससीओ, उसको आगे बढ़ाने में कोशिश हो। और बहुत जल्दी से ये इसमें मैं जोड़ दूंगा कि भारत ने आतंकवाद के साथ साथ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिफॉर्म लाने की जरूरत है उस पर भी बातचीत की और कहा कि बहुत सी दूसरी चीजों के साथ साथ शायद रूसी और चीनी भाषा के साथ अंग्रेजी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से शंघाई सहयोग संगठन बढ़ रहा है, नए सदस्य उसमें शामिल हो रहे हैं, बहुत से डायलॉग पार्टनर्स उसमें शामिल हो रहे हैं, तो शायद अंग्रेजी भाषा को भी ऑफिशियल भाषा का दर्जा देना चाहिए इस संगठन में। तो इसको लेकर भी भारत ने अपनी बात आगे कही है और मुझे लगता है कि ये तालमेल क्योंकि अच्छा है इन देशों का, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कार्यान्वित करने में, चाहे वो कनेक्टिविटी को लेकर हो, आपसी आर्थिक सहयोग की हो, तालमेल हो, आतंक से लड़ने की बात हो, इन सब पे मुझे लगता है कि जो दिल्ली डिक्लेरेशन जिसको कहा गया कि अब तैयारी शुरू होगी उन 15 मुद्दों को लेकर, अच्छा संदेश उसमें निकलने वाला है। और क्योंकि आखिरी बात, कुछ ऐसे देश हैं इसमें जैसे रूस, भारत, चीन और सऊदी अरेबिया जो G20 में भी शिखर सम्मेलन में आएंगे, तो यहाँ शंघाई सहयोग संगठन का जो तालमेल और गर्मजोशी आपस में नजर आएगी, जब बनेगी, मुझे लगता है कि उसका असर G20 शिखर सम्मेलन में भी नजर आएगा। वो फायदा भारत को मिलेगा इस बैठक को अच्छे से सफल बनाने के लिए। मुझे लगता है कि उसमें भी इसका योगदान रहेगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये भारत को एक, ये न सिर्फ भारत को बल्कि अपनी बात, अपना नज़रिया आगे रखने का, बल्कि पूरे जो फोरम है उसको मल्टीलैटरल कोऑपरेशन, चाहे वो एससीओ, रीजनल, ग्लोबल इश्यूज हों, जैसा सर ने कहा अभी कि रिफॉर्म और मॉडर्नाइजेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, चाहे वो इसकी बात हो, ये सब एक दिशा तय करेगा। और जो एससीओ हेड्स ऑफ द स्टेट समिट होगी जुलाई में, उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये मीटिंग। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ और सवाल इससे बचे हुए हैं। इनफैक्ट भारत की जो भूमिका रही है कि क्या वो एक बैलेंसिंग फोर्स के रूप में है, सिर्फ एससीओ ही नहीं, आईबीएसए आप देखिए, ब्रिक्स देखिए, क्वाड देखिए, G20 देखिए, हर जगह हम एक बैलेंसिंग फोर्स के रूप में रहते हैं। तो क्या वो बैलेंसिंग फोर्स के रूप में हमारी भूमिका और सशक्त हो रही है? तो एससीओ के मंच में भारत की ओर से सीधा सीधा आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया गया है, लेकिन मीडिया की सुर्खियों से अलग बहुत सारा काम हुआ है
बायलैटरल इश्यूज पे बातचीत हुई है। भारत ने अपनी पोजीशनिंग को ग्लोबली, क्योंकि इस समय G20 और SCO दोनों की अध्यक्षता कर रहा है भारत, किस रूप में आगे बढ़ा है, इन पर बातचीत करना बहुत आवश्यक है। इसलिए दो खास मेहमानों के साथ हम चर्चा कर रहे हैं। एम्बेसडर पुरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इस समिट को लेकर हो रहा है कि एक तरफ से चाइना की जो चुनौतियां आ रही हैं, इनफैक्ट बहुत सारे रणनीतिकारों का यह भी कहना है कि चाइना एक अनौपचारिक रूप से ईरान, रशिया और चाइना RIC का एक गठजोड़ करने की कोशिश में। हमने देखा कि NSA डोभाल ईरान यात्रा पर भी गए भी हाल ही में, उसको भी उससे जोड़कर देखा जा रहा था। ऐसे में पूरे यूरेशिया क्षेत्र में अगर हम चीन के बढ़ते प्रभावों की जो उसकी कोशिश रही है, ऐसे में SCO देशों का भारत के साथ एक बेहतर तालमेल कितना इंपॉर्टेंट होगा चीन की जो एग्रेशन है या उनकी कूटनीतिक चाल है उसको बैलेंस करने के लिए? सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, हम तो ओरिजिनल मेंबर नहीं थे SCO के, हम बाद में ज्वाइन किया और हमारे साथ उसी समय पाकिस्तान ने भी ज्वाइन किया। तो ये एक किस्म की, जिसको कहें, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बीजिंग में बेस्ड है, चाइना में बेस्ड है। अब ये तो फैक्ट्स हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज को मिलाती है, जिनके साथ हमारे भी पुराने ताल्लुकात हैं, हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस भी बढ़ रहे हैं। अब देखिएगा, आगे बढ़ के ईरान और बेलारूस तक इसके साथ ज्वाइनिंग एक्स्ट्रा मेंबरशिप वगैरह की बात चल रही है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि ये एक इम्पोर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे लिए, जिसमें इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं। और खास सिर्फ यही नहीं, जो लोग हमारे एरिया में हैं, पर जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं, रशिया है, चाइना है, वो सब इसके मेंबर हैं। इसलिए हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंगेज रहना, इसके सब मेंबर्स के साथ अपनी बात रखनी, इसका समिट यहाँ होस्ट करना, चाहे कूटनीति में सभी लोग अपनी कोशिशें करते हैं। आपने अभी बताया RIC, हम लोग तो हमेशा RIC रशिया, इंडिया, चाइना, वो एक होती थी। अब आप इंडिया को छोड़ के ईरान कर, देखिए, ये तो ऑल कंट्रीज कंटिन्यू, ये गेम्स हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की, अपनी इन्फ्लुएंस शेयर, अपनी रीच, अपने आप की हमारी बात रखनी, ये सब लोग कोशिश करते हैं। हमने भी अपनी तरफ से, हम क्वाड के मेंबर हैं, कई लोग इसके बारे में आपत्ति जता सकते हैं, लेकिन परस्यूइंग नेशनल इंटरेस्ट इज द एब्सोल्यूट हॉलमार्क ऑफ अ नेशन स्टेट एंड हैज टू बी डन। इसमें कोई ऐसी शक की बात। मैं मानता हूं कि SCO हमारे लिए एक यूजफुल ऑर्गेनाइजेशन है और हम इसको यूजफुली यूटिलाइज कर। अब जब हम समिट करेंगे, बहुत सारे ये देश जो हैं सेंट्रल एशिया के, वो उस समय आएंगे जिसके इमीडिएटली बाद, कुछ ही महीनों बाद, भारत G20 की समिट होस्ट करेगा। तो इन लोग देशों को भी फीलिंग होती है कि G20 की प्रेसिडेंसी, जो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कंट्रीज है, उनके साथ किसी किस्म का जोड़ उसके साथ हो। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है कि हम लोग सिर्फ दुनिया के जो सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमिक देश हैं वही नहीं, अपने रीजन में, इन अ लार्जर रीजन, उसमें भी हम लोग रीच आउट कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल मैं मानता हूं कि ये जो समिट हमारे यहाँ इस साल हो रही, इसके सारे जो हैं, इसके जो साइंस हैं, वो साइंस इंडिया के लिए पॉजिटिव है। इंडियाज ग्रोइंग स्टेचर ऑन द ग्लोबल स्टेज। सर, लेकिन सुवर्ण सर, एक जो बड़ा थोड़ा सा हम लोगों के सामने जब बड़ी मुश्किल आती है, वो ये आती है कि चाइना मुंह पे ठीक है जो भी बोले वो, लेकिन उसकी कोशिश ये रहती है कि SCO हो या फिर ब्रिक्स हो, वहां पर वो भारत को धकेलना चाहता है हाशिए पर। उसकी तमाम कोशिशें रहती हैं, जिस RIC का हमने जिक्र किया वो भी है, और RIC के जरिए बेसिकली एशिया और जो पश्चिमी एशिया है उसमें अमेरिका के प्रभाव को भी वो काउंटर करना चाहता है। लेकिन भारत के लिए चीन के रहते SCO और ब्रिक्स में अपनी डोमिनेंट पोजीशन को बरकरार रखना या उसे और स्ट्रांग करना कितना मुश्किल होगा, और हम कैसे चीन की चुनौतियों को काउंटर करेंगे? सर, कुछ हद तक तो हमें यथार्थ पर पूरा ध्यान देना होगा। चीन की आर्थिक व्यवस्था भारत की आर्थिक व्यवस्था से करीब 5 गुना बड़ी है, ये सच्चाई है। और भारत की जो साख है वो काफी हद तक पिछले कुछ समय में आप देखें बहुत ज्यादा बढ़ी है, और जिसको हम कहते हैं कि भारत की विजिबिलिटी तो बहुत बढ़ी है और क्रेडिबिलिटी भी मुझे लगता है कि बहुत बढ़ी है।
शायद इसी के चलते चीन को हमेशा कुछ ना कुछ शंका रहती है कि भारत पश्चिमी देशों के साथ, जैसे अभी एम्बेसडर पुरी ने कहा कि क्वाड का भी सदस्य है भारत, तो क्या पश्चिमी देशों के साथ जुड़कर भारत कुछ चीन पर अंकुश लगाने की कोशिश कर सकता है? तो ये शंका चीन को लगातार बनी रहती है। इसके चलते भी मुझे लगता है कि कुछ तरह का जो उनका रवैया होता है कि अपने ही दबदबे को लगातार बनाए रखने का और भारत से तालमेल जो है वो सीमित स्तर तक बनाना, पर भारत को बहुत ज्यादा उभरने नहीं देना। उसका कारण ये भी है कि चाहे वो संख्या की बात करें या एक तरह से डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करें, पुरानी सभ्यता की बात करें, तो चीन और भारत एक तरह से काफी मिलते जुलते देश हैं अंतर्राष्ट्रीय पटस्थल पर। यदि आप देखें तो जो हमारा भारत का एक तरह से न्यूट्रलिटी का एक पोस्चर रहता है कि हम ना तो पश्चिमी देशों के साथ जुड़ेंगे और ना रूस और चीन के साथ, और अपनी ही अपने जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट है, हमारा जो अपनी सोच है, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। उसके चलते भी मुझे लगता है कि चीन को हमेशा लगता है कि क्या भारत ज्यादा आकर्षित देश बनता जा रहा है और चीन जो है वो एक तरह से उसको पश्चिमी बड़े देश जो वो कंपिटिटर या डिसरप्टिंग पावर जिसको हम कहते हैं, उस तरह से उनको देखते हैं। तो हाँ, वो चिंता का विषय बना रहता है। पर जब तक आप ये ध्यान में नहीं रखेंगे कि चाहे वो शंघाई सहयोग संगठन हो या ब्रिक्स नेशन हो, इनके सदस्यों में, ब्रिक्स में जैसे चीन की जो जीडीपी है वो बाकी के 4 देशों की कुल मिलाकर जीडी से भी बहुत ज्यादा है, तो वो भी सच्चाई है एक तरह से। पर यह भी जानना जरूरी है कि क्या केवल आर्थिक ताकत ही सारी ताकत है या और भी कई तरह के पहलू हैं जो देश को प्रभावी बना सकते हैं, और भारत को दूसरे जो पहलू हैं वो अक्सर ज्यादा प्रभावी बनाते हैं, और ये चिंता का विषय रहता है चीन के लिए अक्सर। यस, बिल्कुल सर। और मुझे लगता है कि एक जो सबसे बड़ा मंच मिला है भारत को, वो ये साबित करने का मिला है, क्योंकि भारत को अभी तक मेजबानी का मौका नहीं मिला था शायद इतना ज्यादा तरीके से, इतना खुलकर। लेकिन अब एक तरह से जब एससीओ को पश्चिमी देश के जो विशेषज्ञ हैं वो तो अमेरिका विरोधी ग्रुप कहते हैं, उसके बावजूद भारत ने इसकी मेजबानी स्वीकार की, अपना दमखम दिखा रहा है, और चीन और मध्य एशिया से रिश्तों के बीच में पूरे भारत को अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने के नजरिए से भारत पूरी दुनिया के सामने ये साबित करना चाहता है कि उसमें दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता है, खासतौर से ऐसे समय में जब पूरी दुनिया यूक्रेन वॉर को लेकर एक तरह से बटी हुई है। तो लीडरशिप क्वालिटी साफ और स्पष्ट रूप से पूरी दुनिया देख रही है, और ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट इस पूरे समिट के में जो भारत की भूमिका रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों को जाना है। आई एम सॉरी, ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा आप दोनों का मैं। थैंक यू सो मच प्रोफेसर सुवर्ण सिंह, एम्बेसडर पुरी, आप दोनों ने वक्त निकाला, थैंक यू सर।